हमने कल पढ़ा था क्लास बेस्ड सोशल इनइक्वालिटी क्या होती है, कि वर्ग आधारित सामाजिक असमानता क्या है। इसके हमने काफी सारे पॉइंट्स और काफी चीजें क्लियर कर ली थी, तो हम आज इससे आगे करेंगे। ये भी हमने कर लिया था, बेस ऑफ क्लास फॉर्मेशन। और इसके बाद है, ये भी कर लिया था। हाँ, ये है कि स्ट्रक्चर ऑफ सोशल क्लासेस इन इंडिया, के भारत में सामाजिक वर्गों की संरचना, कि सामाजिक वर्ग जो बनते हैं उनकी संरचना क्या है, स्ट्रक्चर कैसा है इनका। तो प्राचीन काल में भारत में सामाजिक संस्तरण वर्ग पर आधारित था। संस्तरण है वही लेवल, कि लेवल के बेस पर ही इनको बनाया गया था। इन्हीं वर्णों से धीरे धीरे जाति व्यवस्था का विकास हुआ, जो कर्म के स्थान पर जन्म पर आधारित है। यानी कि जो वो काम कर रहे हैं उनके बेस पर ना होकर जो जन्म हुआ है जिन व्यक्ति का, तो उसको उस जन्म के बेस पर ही क्लास में डिवाइड कर दिया गया था। एक लंबे समय तक अब भी जाति व्यवस्था हमारे सामाजिक संस्करण का किसी न किसी रूप में प्रतिनिधित्व करती ही है। यानी कि जातियां ऊंची जाति है, नीची जाति है, तो कहीं ना कहीं ये क्या करती हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट करती हैं। वर्ग के आधार पर भारत में सामाजिक समीकरण की प्रक्रिया भी अपेक्षाकृत नवीन है, यानी कि अभी नई नई है। आज भारत में पश्चिमी देशों के समान ही वर्ग व्यवस्था पनप रही है। वर्ग व्यवस्था के पनपने का कारण हमारे समाज की बदली परिस्थितियां हैं, कि वर्ग व्यवस्था जो बनती जा रही है इसके लिए कौन जिम्मेवार है, समाज ही जिम्मेवार है। कि समाज में जो सिचुएशन चेंज हो रही है वही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इन परिस्थितियों में पश्चिमी संपर्क, औद्योगिकरण, नगरीकरण, नवीन अर्थव्यवस्था, देश की राजनीतिक स्थिति आदि कारकों का योगदान भी इसके अंदर रहा है। भारतीय समाज मुख्य तौर पर गांवों और नगरों में बटा हुआ है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि गांव की संरचना व रूप शहरों के वर्ग की संरचना के रूप से भिन्न है। देखो, आप लोगों ने देखा कि गांव का जो स्ट्रक्चर है, जो घरों का निर्माण है, फिर लोगों का जो आवागमन है, और जो शहरों का जो स्ट्रक्चर है, वहां के लोगों का रहन सहन क्या, दोनों में डिफरेंस है। तो इन दोनों का हम अलग अलग रूप में स्टडी करेंगे कि गांव पर क्या फर्क पड़ रहा है और शहरों पर क्या इसका फर्क पड़ रहा है। तो भारतीय गांव में सामाजिक वर्ग देख लेते हैं। यहाँ पर 3 वर्ग पाए जाते हैं। देखो, पहला है मालिक और साहूकार वर्ग। एक मालिक है, जमींदार है वो मालिक है, या फिर एक साहूकार है वो भी क्या है, एक मालिक है। तो इनके नाम से अलग अलग जाने जाते हैं। गांव में इन लोगों की स्थिति सर्वोच्च होती है। जो साहूकार है उसके पास ज्यादा पैसा है, वो लोगों को कर्ज देता है। मालिक है, जैसे जमींदार मालिक है, वो क्या करता है, मजदूरों को काम देता है अपने खेतों में। इन लोगों के पास गांव की अधिकांश भूमि होती है। वे लोग पुराने जमींदार हैं, और इनमें अधिकतर उच्च जातियों के लोग, जैसे ब्राह्मण है, ठाकुर है, वैश्य आदि हो सकते हैं। अनेक पिछड़ी जातियां जैसे यादव, भूमिहर, जाट आदि भी अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में मालिक और साहूकार वर्ग प्रतिनिधित्व करती हैं। इन वर्ग के लोगों का जीवन स्तर भी ऊंचा होता है। ये लोग आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक दृष्टि से अधिक संपन्न व शिक्षित होते हैं। ये लोग अपनी भूमि पर खेती मजदूरों से करवाते हैं, साहूकार का काम करते हैं, अन्य उद्योगों व्यवसायों में भी लगे रहते हैं, और इनकी पहुंच राजनीतिक नेताओं तक होती है। वास्तव में गांव का सबसे प्रभावशाली वर्ग है। यानी कि गांव में ऐसे लोग हैं जो मालिक हैं और जो साहूकार है। साहूकार के पास ज्यादा पैसा होता है, अगर ज्यादा उनके पास पैसा है तो लोगों को ज्यादा कर्ज देते हैं, अपना अलग अलग व्यवसाय भी खोलते हैं। और इन लोगों का जो जान पहचान है वो बड़े बड़े लेवल पर जो लोग बैठे हैं उनके साथ भी होता है। दूसरा वर्ग है कृषक वर्ग। गांव में दूसरा वर्ग उन किसानों का है जिनके पास भूमि के छोटे छोटे टुकड़े हैं। यानी कि ज्यादा भूमि नहीं है, लेकिन इतनी भूमि है कि वो अपनी जीविका यापन कर लेते हैं। ये लोग अपनी भूमि पर स्वयं खेती करते हैं, और कभी कभी भूस्वामियों के से किराए पर भूमि लेकर कृषि करते हैं। इनका जीवन स्तर मालिक और साहूकार वर्ग की अपेक्षा कहीं नीचा होता है, लेकिन भूमिहीन वर्ग से कुछ ऊंचा होता है। देखो, जैसे जमीन है एक ऐसा टुकड़ा है कि ये लोग उसको अपने आप ही फसल उगा लेते हैं, कटाई अपने आप कर लेते हैं। ये किसी मजदूर को नहीं रखते, इनके पास जमीन कम होती है, तो सारा काम ये अपने आप कर लेते हैं। तो ये ना तो साहूकार की कैटेगरी में आते हैं और ना ही भूमिहीन कृषि की कैटेगरी में आते हैं। ये होता है मध्यम वर्ग। भूमिहीन कृषक अथवा मजदूर वर्ग जिन लोगों के पास जमीन नहीं है, जो अपनी जीविका यापन के लिए दूसरों पर डिपेंड हैं, दूसरों के खेतों में मजदूरी करते हैं, उनके घरों में काम करते हैं, इनकी आय बहुत कम होती है। तो ये 3 लेवल है। पहला लेवल है आपका मालिक और साहूकार,
दूसरा वर्ग है कृषक वर्ग और तीसरा है भूमिहीन कृषक अथवा मजदूर वर्ग। अब भारतीय नगरों में सामाजिक वर्ग क्या है ये देख लेते हैं। इसमें यहाँ भी 3 प्रकार के वर्ग पाए जाते हैं। पहला वर्ग है उच्च वर्ग। इस वर्ग के लोग आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली होते हैं और सामाजिक संस्करण में इनका सर्वोच्च स्थान होता है। ये लोग बड़ी बड़ी फर्मों में, कारखानों में, उद्योगों में के मालिक होते हैं। विलासिता की वस्तुओं का उपयोग करते हैं। विलासिता होता है कि इनके पास बड़े बड़े एसी हैं, फ्रिज हैं, टीवी हैं, मतलब हर चीज जिनकी कोई कमी नहीं है, उनको बोलते हैं विलासिता। देश की आय का एक बहुत बड़ा भाग इन्हीं लोगों के पास होता है। जैसे है टाटा, अंबानी, ये कहाँ आएंगे? आपके विलासिता वाले लोगों में आएंगे, उच्च वर्ग में आएंगे। जैसे अमिताभ बच्चन है। यह वर्ग सत्तारूढ़ राजनीतिक दल को भी प्रभावित करता है और सरकार से अधिकाधिक सुविधाएं प्राप्त करता है। बाजार अर्थव्यवस्था को स्थापित करने में इस वर्ग का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि इनकी राजनीतिक और आर्थिक पकड़ मजबूत होती जा रही है। क्योंकि उच्च वर्ग है, पैसा ज्यादा है, सामाजिक रूप से मजबूत है, राजनीतिक रूप से मजबूत है, तो इनका क्या है, एक पकड़ मजबूत है समाज के अंदर। दूसरा है मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग में डॉक्टर आ जाते हैं, इंजीनियर हैं, टीचर्स हैं, व्यापारी हैं, तो ये लोग हैं। इनके पास देखो ज्यादा पैसा भी नहीं है और कम भी नहीं है। इन लोगों का जीवन स्तर ऐसा है कि ये अपनी जीविकापार्जन अच्छे से कर लेते हैं। ये अपनी योग्यता के आधार पर पढ़ लिख कर क्या करते हैं, सरकारी नौकरियां पा लेते हैं, फिर निजी क्षेत्र में काम करने लग जाते हैं। यह वर्ग उच्च वर्ग के लिए संचालन का कार्य भी करता है। ये लोग परंपरा व रूढ़ियों का सम्मान करते हैं तथा अपनी सुविधा अनुसार सामाजिक, धार्मिक और नैतिक नियमों का पालन करते हैं तथा अपनी अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपने भविष्य को समृद्ध बनाने के लिए बचत भी करते हैं। यानी कि ये लोग मेहनत करते हैं, अपनी मेहनत पर डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, टीचर्स बनते हैं, फिर बिजनेसमैन बन जाते हैं और क्या करते हैं, धीरे धीरे बचत करते हैं ताकि इनके फ्यूचर के लिए इनको किसी भी चीज का सामना ना करना पड़े। मजदूर वर्ग। यह वर्ग शारीरिक श्रम के आधार पर कार्य करता है। इस वर्ग के अंतर्गत कारखानों, उद्योगों, मशीनों पर काम करने वाले लोग आते हैं। यह सीमित आय पर निर्भर करने वाला वर्ग होता है और अपनी आवश्यकताओं को कठिनता से पूरा कर पाता है। ये लोग अशिक्षित तथा कम शिक्षित होते हैं तथा रूढ़ियों व धार्मिक मान्यताओं पर कड़ाई से पालन करते हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार ये साधन विहीन होते हैं, इन्हें श्रम के लिए, रोटी के लिए बेचते हैं। यानी कि इनके पास कोई जमीन नहीं होती, ये अधिक पढ़े लिखे भी नहीं होते। क्यों नहीं होते पढ़े लिखे? क्योंकि इनके पास आर्थिक साधन नहीं है। अगर आर्थिक साधन नहीं है तो लोग शिक्षा भी ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनके पास एक इतनी सी आय होती है कि ये अपनी रोजी रोटी का काम चला सकते हैं और इनके पास क्या कोई साधन नहीं होते। और ये जो रोटी है, जो सुबह शाम दोपहर जो हम खाना खाते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, मेहनत करते हैं ताकि हमें पेट भरने के लिए रोटी मिल सके। तो ये 3 वर्ग आपके शहरीकरण के हैं और 3 वर्ग आपके गांव के हैं। तो जाति और वर्ग में यहाँ डिफरेंस बताया गया है कि पहले क्या है, वर्ग व्यवस्था क्या है और जाति व्यवस्था क्या है। निर्धारण कि हम कैसे ये बताएंगे कि वर्ग व्यवस्था को हम कैसे क्लासिफाइड करेंगे, वर्ग में क्या होना चाहिए। वर्ग व्यवस्था में योग्यता, शिक्षा, क्षमता, आर्थिक स्थिति आदि के आधार पर वर्ग का निर्माण किया जाता है, ना कि जन्म के आधार पर। देखो वर्ग एक होता है जन्म के आधार पर हमने उसको डिवाइड कर दिया, लेकिन नहीं, वर्ग में हम क्या करेंगे, उनकी एबिलिटी को देखेंगे कि वो किन किन कामों को कर सकते हैं। शिक्षा, उनके पास कितनी एजुकेशन है, उनके अंदर एबिलिटी क्या है, उनके जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो क्या है, इन सब के आधार पर उनको वर्ग में डिवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन जाति व्यवस्था क्या है, उसके जन्म के आधार पर उसको बताती है कि वो किस जाति में है। यानी कि जिस जाति में उसका जन्म हुआ है वह उसी जाति का बनकर रहता है। दूसरा है जीवन साथी, यानी कि लाइफ पार्टनर, विवाह का होता है जीवन का साथी का चुनाव करना। वर्ग में जीवन साथी के चुनाव पर कोई विशेष प्रतिबंध व नियम नहीं होते, पर सामान्यतः एक वर्ग के सदस्य अपने ही वर्ग में विवाह करने की इच्छा रखते हैं। और जाति में क्या करते हैं, प्रत्येक जाति में यह बाध्यता होती है कि उनके सदस्य अपनी ही जाति में विवाह करें, इसलिए जाति को एक अंतर्विवाही समूह माना जाता है। देखो वर्ग में क्या है, कोई भी बाउंडेशन नहीं है, किसी तरह कोई बाध्यता नहीं है कि उसको अपना जीवन साथी चुनना है तो उसको अपने वर्ग में ही चुनना, ये कोई बाध्यता नहीं है, उसको पूरी तरीके से छूट मिलती है। लेकिन जाति में क्या है कि उसको अपनी ही जाति के अंदर ही विवाह करना है, अंतर जातीय व्यक्ति से ही विवाह करना है, तो यहाँ पर एक बाध्यता है। सदस्यता, वर्ग की सदस्यता अर्जित होती है।
वह इसे अपनी योग्यताओं व क्षमताओं से प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि अगर वर्ग में उसको आना, उच्च वर्ग में उसको आना है तो उसको सीखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और अपनी योग्यताओं के आधार पर जो वो मेहनत करता है तो वह वर्ग में आ जाता है। लेकिन जाति में क्या है, ये जन्म पर आधारित है, इसमें उसको कुछ भी नहीं सीखना। जाति के सदस्य अपने आप उसको जन्म से मिल जाती है। किसी जाति में सदस्य होने के बाद स्वेच्छा जाति में सदस्य नहीं बन सकता। इसमें वो क्या है कि अगर उसका ऊंची जाति में जन्म हो गया है तो वो ऊंची जाति का सदस्य ही बनकर रहेगा, अपनी मर्जी से वह सदस्यता चेंज नहीं कर सकता। व्यवसाय, वर्ग के जो लोग हैं उनका व्यवसाय किस तरीके का होता है? वर्ग व्यवस्था में व्यक्ति अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार व्यवसाय चुनता है, यानी कि जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, जिसमें उसकी रुचि हो, जिसके लिए वो एबिलिटी है, एबल है, वही वह काम करता है। और जातिगत व्यवसाय निश्चित होते हैं कि ये जाति शूद्र जाति है तो उसको ये काम करना है, वैश्य है तो उसके ये काम निर्धारित किए गए हैं, ब्राह्मण जाति है तो उसके लिए वो परंपरागत रूप से जो काम बताए जाते हैं उन्हीं को वो करते हैं। फिर सामाजिक दूरी। सामाजिक दूरी क्या है कि वर्ग व्यवस्था में खान पान एवं सामाजिक सहवास पर कोई प्रतिबंध नहीं पाए जाते, इसलिए विभिन्न वर्गों में सामाजिक दूरी अपेक्षाकृत कम होती है। कि जो वर्ग किस बेस पर बने हैं, अपनी एबिलिटी के बेस पर, उनकी योग्यताओं के बेस पर, तो उनके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो किसी भी के साथ भी लंच पार्टी कर सकते हैं। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग कम होती है। लेकिन जाति व्यवस्था में क्या है, खान पान पर, हर चीज पर प्रतिबंध है कि उसको अपनी ही जाति में ही सब काम करने हैं, और सामाजिक दूरी यहाँ पर अधिक होती है, यानी कि दूरियां बनाकर रखते हैं जातियों से। स्थिरता, स्थिरता क्या है कि स्टेबिलिटी, कि एक जगह पर कितने भी टिके हुए हैं। वर्ग व्यवस्था जाति की अपेक्षा कम स्थिर व्यवस्था है, यानी कि इसमें स्थिरता नहीं है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति वर्ग में आ सकता है, अगर वो पहले निम्न वर्ग में है, अगर उसकी आय बढ़ जाती है, उसकी योग्यताएं बढ़ जाती हैं, तो वो उच्च वर्ग में आ सकता है। तो यहाँ पर कोई भी बाउंडेशन नहीं है, इसमें मूवमेंट होती रहती है। लेकिन जाति व्यवस्था में स्थिरता पाई जाती है, वो फिक्स रहते हैं। जाति व्यवस्था एक बंद व्यवस्था होने के कारण अधिक स्थिर मानी जाती है कि अगर इस जाति में ये लोग हैं तो इस जाति के लोग इसी में रहेंगे, कहीं बाहर नहीं जा सकते, तो स्थिरता पाई जाती है। वर्ग में स्थिरता नहीं पाई जाती। अस्पष्टता की जो छुआछूत की भावना है, वो वर्ग में न तो अस्पष्टता पाई जाती है और न ही विभिन्न वर्गों में उस सीमा तक ऊंच नीच पाई जाती है जो उच्च मध्य प्रजातियों में पाई जाती है। यानी कि वर्ग व्यवस्था में अपनी इच्छा से आते हैं, अपनी योग्यता से आते हैं, और जातियों में ये चीजें ज्यादा पाई जाती हैं। संस्तरण होता है कि लेवल, वर्ग में कोई लेवल डिटरमाइन नहीं है, निश्चित नहीं है, लेकिन जाति व्यवस्था में स्तर निश्चित कहे जाते हैं। फिर है कि जेंडर बेस्ड सोशल इनइक्वालिटी। वर्तमान समय में जो जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी है संबंधी अध्ययन किसी एक राष्ट्र की सीमाओं के अंतर्गत उत्पन्न होने वाली समस्याओं में सम्मिलित विषय नहीं है, वरन यह एक अंतरराष्ट्रीय विषय हो गया है, क्योंकि आधुनिक समय में विश्व का आकार लघु होता जा रहा है, यानी कि छोटा होता जा रहा है। ग्लोबलाइजेशन की वैश्वीकरण और उदारीकरण की प्रक्रियाओं ने सभी राष्ट्रों की समस्याओं को एकबद्ध कर दिया है, यानी कि जितनी भी समस्याएं उनको एक चीज में तोल दिया है। और समाजशास्त्र जैसे विषय में जो जेंडर संबंधी असमानता है और समस्याओं का अध्ययन है वह अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। यह विषय इस तथ्य पर बल देता है कि शारीरिक संरचना के आधार पर पुरुष और स्त्री के जो मध्य विद्यमान प्राकृतिक असमानताओं को तो स्वीकार किया जा सकता है, परंतु सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आधार पर पुरुष स्त्री में भेद करने का कोई औचित्य नहीं है। यानी कि नेचर ने उनको जैसा बना दिया वहां तो हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन जब उसके सामाजिक स्थिति की बात आती है, एक आर्थिक लेवल की बात आती है, और जब राजनीतिक आधार की बात आती है, तो दोनों में डिफरेंस नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज भी एक स्त्री पुरुष से अधिक सक्षम है। वो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से उनसे ज्यादा एबल है और अपना काम करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार पूरे विश्व में स्त्रियां विश्व संख्या के आधे भाग का प्रतिनिधित्व करती है, उनको रिप्रेजेंट करती हैं। कि हमारे जो पूरे संसार में जो पॉपुलेशन है उसमें से आधी जनसंख्या क्या है, हमारी फीमेल की है, और वो उसको रिप्रेजेंट करती है। तो संपूर्ण कार्य के 2/3 भाग को पूरा करती है, यानी कि अब वो हर क्षेत्र में पुरुषों से आगे है और हर तरह के काम में वो अपना हाथ बटाती है। परंतु इनके पास विश्व की संपत्ति का केवल 10वां भाग ही है। यद्यपि कानून का शासन लिंग पर आधारित भेदभाव को स्वीकार नहीं करता। तो जेंडर इनइक्वालिटी का मीनिंग क्या है?
पुल्लिंग और स्त्रीलिंग एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। यदि इस तथ्य के साथ किसी प्रकार की असमानता जोड़ दी जाती है तो यह एक सामाजिक तथ्य बन जाता है, जिसे जेंडर इनइक्वलिटी कहा जाता है। जेंडर शब्द का प्रयोग पुरुषों और स्त्रियों गुणों के आधार पर और उनके समाज द्वारा अपेक्षित व्यवहारों के लिए किया जाता है। प्रत्येक समाज में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के रूप में उनकी पहचान और सामाजिक भूमिकाएं समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम निश्चित की जाती हैं। इसी प्रकार उन्हें उन संस्कृतियों अपेक्षाओं का ज्ञान दिया जाता है जिनके अनुसार उन्हें व्यवहार करना होता है। ये सामाजिक भूमिकाएं एवं अपेक्षाएं एक संस्कृति में अथवा एक ही समाज में भिन्न युगों में विभिन्न विभिन्न होती हैं। यानी कि महिलाओं के लिए काम निर्धारित किया गया कि महिलाएं ये काम करेंगे और पुरुष ये काम करेंगे। तो महिलाओं पर भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव, बहिष्कार या बंधन नहीं होता, बंधन लगाया जाता है। स्त्री पुरुष को समानता के आधार पर प्राप्त अधिकारों को कमजोर करना एवं निष्प्रभावी बनाना, महिलाओं को उनके मानव अधिकारों के साथ साथ उनके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य क्षेत्रों की मौलिक स्वतंत्रता का उपयोग करने से वंचित करना भी क्या है, जेंडर इनइक्वालिटी है। कि ये प्रतिबंध है कि महिलाएं रात को बाहर नहीं जा सकती, वो रात को किसी के साथ सामाजिक या सांस्कृतिक प्रोग्राम में हिस्सा नहीं ले सकती, उनको ये अधिकार नहीं है, उनको घर में रहना है, उनकी मौलिक स्वतंत्रता क्या है, सभी उसके लिए इनइक्वालिटी का काम करती हैं। तो टाइप्स और पढ़ लेते हैं कि टाइप्स क्या है जेंडर इनइक्वालिटी के। प्रत्येक समाज में जो जेंडर इनइक्वालिटी है अनेक रूपों में विद्यमान रहती है। अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन है, उन्होंने जेंडर इनइक्वालिटी को विश्व के सभी देशों में, जापान से जाम्बिया, यूक्रेन से संयुक्त राज्य अमेरिका तक पाई जाती है। उन्होंने ये कहा कि सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में जेंडर इनइक्वालिटी नहीं पाई जाती, वो संसार के सभी देशों में विद्यमान है, परंतु स्त्रियों और पुरुषों में असमानता अनेक रूपों में होती है। यह एक सजातीय प्रघटना न होकर अनेक अंतर संबंधी समस्याओं से जुड़ी होती है। सजातीय क्या है कि एक ही जाति के लोग जहाँ रहते हैं वहां ये घटना नहीं पाई जाती, बल्कि यह पूरे समाज में पाई जाती है। इन्होंने 7 प्रकार बताए हैं जेंडर इनइक्वालिटी के। पहले है मोरालिटी इनइक्वालिटी, यानी कि नश्वरता, असमानता। विश्व के अनेक क्षेत्रों में स्त्रियों एवं पुरुषों में असमानता का एक बर्बर प्रकार सामान्यतः स्त्रियों की उच्च मृत्यु दर में परिलक्षित है, जिनके परिणाम स्वरूप कुल जनसंख्या में पुरुषों की संख्या अधिक हो जाती है। नश्वरता, असमानता अत्यधिक मात्रा में उत्तरी अफ्रीका और एशिया यानी कि चीन और दक्षिण एशिया में देखी जा सकती है। यहाँ ये बोल रहे हैं कि जो मृत्यु की संख्या है वो क्या है, महिलाएं ज्यादा हैं और पुरुष कम है, यानी कि जो डेथ रेट है वो महिलाओं का ज्यादा है और पुरुषों का कम है, जिससे क्या है कि स्त्रियों की संख्याएं घट रही है, पुरुषों की संख्याएं बढ़ रही है। ज्यादातर ये कहाँ पाया जाता है, उत्तरी अफ्रीका में, एशिया के चीन और दक्षिणी एशिया में ये चीजें मोरालिटी पाई जाती है। फिर है आपका प्रासूतिक असमानता, कि गर्भ में बच्चे का जो जेंडर है उसको जान लेते हैं, अगर वो बेबी गर्ल है तो उसको वहीं पर ही खत्म कर दिया जाता है, अगर वो बॉय है तो उसको मतलब जन्म दे दिया जाता है। अनेक देशों में विशेष रूप से एशिया यानी कि पूर्वी एशिया, चीन, दक्षिणी कोरिया, सिंगापुर, ताइवान, भारत, दक्षिणी एशिया, यानी कि सभी में चीजें बढ़ती जा रही हैं कि उनको ही गर्भ में ही एक कोई टेक्निक के द्वारा वो पता कर लेते हैं कि बॉय है या गर्ल है। अगर गर्ल है तो उसको वहीं पर खत्म कर दिया जाता है और जो अगर बॉय है तो उसको पूरा कर दिया जाता है। तो ये भी चीजें हैं महिलाओं के लिए जो इनइक्वालिटी का कारण बनते हैं। फिर बेसिक फैसिलिटी इनइक्वालिटी, की मौलिक सुविधाओं में असमानता कैसे है। मौलिक सुविधाओं की दृष्टि से भी अनेक देशों में पुरुषों और स्त्रियों की समानता स्पष्ट देखी जा सकती है। कुछ वर्ष पहले तक अफगानिस्तान में लड़कियों की शिक्षा पर पाबंदी थी, यानी कि अफगानिस्तान के लोग लड़कियों को पढ़ाना पसंद नहीं करते थे। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में लड़कियों को लड़कों की तुलना में शिक्षा सुविधाएं कम उपलब्ध थी। यानी कि जितना भी है हम देखते हैं पहले के टाइम में महिलाओं को इतना शिक्षित नहीं किया जाता था, लेकिन आज ये चीजें सुधर रही हैं। फिर इन्होंने बताया है कि स्पेशल अपॉर्चुनिटी इनइक्वालिटी, की विशेष अवसर की असमानता, जैसे यूरोप और अमेरिका में क्या है कि अत्यधिक विकसित और अमीर देश हैं, इनके साथ अधिकांश देशों में उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा में भी ये देखा जा सकता है कि काफी बार जो महिलाओं को है अगर उनको कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उससे भी इनको दूर रख दिया जाता है और वहां पर भी पुरुषों को आगे किया जाता है। प्रोफेशनल इनइक्वालिटी, की व्यवसायिक रूप से महिलाएं कौन सा व्यवसाय कर सकती हैं और पुरुष कौन सा व्यवसाय कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी इनइक्वालिटी पाई जाती है।
जापान जैसे देश में जहाँ जनसंख्या को उच्च शिक्षा प्राप्त करने और अन्य सभी प्रकार की मौलिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहां पर भी रोजगार एवं व्यवसाय प्राप्त करना स्त्रियों के लिए पुरुषों की तुलना में काफी कठिन कार्य माना जाता है। ओनरशिप इनइक्वालिटी, अनेक समाजों में संपत्ति पर स्वामित्व भी पुरुषों का अधिक है, महिलाओं का कम है। मौलिक घरेलू एवं भूमि संबंधित स्वामित्व तो स्त्रियों के पास ज्यादा है, पुरुषों के पास कम है। लेकिन अगर वाणिज्यिक क्षेत्र में देखें, अगर आर्थिक में देखें, तो वहां पर महिलाओं की स्थिति कम है और पुरुषों के पास ज्यादा ओनरशिप है। हाउस होल्ड इनइक्वालिटी, कि परिवार अथवा घर के अंदर ही जो इनइक्वालिटी पाई जाती है उसमें भी पाई जाती है कि घर की संपूर्ण देखरेख में से लेकर बच्चों के पालन पोषण तक का पूरा दायित्व महिलाओं पर होता है। अधिकांश देशों में पुरुष इन कार्यों में स्त्रियों की किसी प्रकार की सहायता नहीं करते, और जो पुरुष हैं कार्य घर का बाहर का कार्य करते हैं और महिलाएं क्या करती हैं, घर का काम करती हैं। तो ये अमर्त्य सेन ने बताई है 7 जो इनइक्वालिटी बताई है फीमेल और मेल को लेकर। इसके बाद है जेंडर इनइक्वालिटी इन इंडिया, कि इंडिया में जेंडर इनइक्वालिटी क्या है। जैसे भारत क्या है, पुरुष प्रधान देश है, पितृसत्तम समाज है, कि यहाँ पर पुरुषों का समाज पाया जाता है। और क्या है, इसमें अन्य सभी समाजों की तरह जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों और स्त्रियों में जो जेंडर इक्वलिटी पाई जाती है। सबसे पहले है सेक्स डिस्क्रिमिनेशन, कि प्रत्येक प्रतिशत परिवार की जहां पर पुरुषों की प्रधानता है वहां पर क्या होता है, स्त्रियों का अवमूल्यन होता है, यानी कि स्त्रियों की कोई वैल्यू नहीं होती, उनको कोई अच्छे से स्वीकार नहीं करता। तो इसमें इसका जैसे लड़की का जन्म होता है तो उसको अभिशाप माना जाता है कि लड़की का जन्म हो गया तो हमारे वंश की परंपरा आगे नहीं बढ़ेगी, हमारा वंश छोटा रह जाएगा। जो पुत्र है उसको मुक्तिदाता पाजार माना जाता है, बुढ़ापे का सहारा है, घर की पूंजी है। जो कि पुत्री का जन्म एक दायित्व और कर्जा है, इसलिए जन्म से ही जो जेंडर इनइक्वालिटी है वो शुरू हो जाती है। इसके बाद है इनइक्वालिटी इन एजुकेशन, की शिक्षा के स्तर में भी इनइक्वालिटी पाई जाती है। महिलाओं को, लड़कियों को कम पढ़ाया लिखाया जाता है, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि अगर हम लड़कियों को ज्यादा पढ़ाएंगे तो कोई इनका उपयोग नहीं है, उनको तो घर का काम ही करना है, अपने छोटे भाई बहनों की उनको देखभाल करनी है, तो इसलिए उनको पढ़ाया नहीं जाता। रोजगार की असमानता, एम्प्लॉयमेंट में भी क्या है कि महिलाओं को गृहस्थी ही संभालनी पड़ती है और वो सुबह जल्दी उठती हैं, रात तक काम करती हैं, और पुरुष क्या करते हैं, बाहर काम करते हैं, तो यहाँ भी इनइक्वालिटी पाई जाती है। स्वास्थ्य और पोषण संबंधी सुविधाओं की असमानता, कि जो अपॉर्चुनिटी मिलती है हेल्थ न्यूट्रिशन है, तो अच्छा भोजन क्या है लड़कों को दिया जाता है, लेकिन महिलाओं को, लड़कियों को इतना पोषक पदार्थ नहीं दिया जाता, इसलिए उनमें खून की कमी हो जाती है, शिक्षा की कमी है वैसे ही। उसके बाद है जो सेक्स एक्सप्लॉयटेशन और सेक्सुअल हरासमेंट है, वो महिलाओं के ज्यादा है, पुरुषों की कम है। जैसे वैश्यावृत्ति है, कोई अश्लील साहित्य है, छेड़छाड़ है, तो ये सब क्या है, महिलाओं के कारण ही है कि महिलाओं को इन चीजों का सामना करना पड़ता है। फिर हरासमेंट ड्यू टू डाउरी, कि दहेज के कारण उत्पीड़न भी उनका हो जाता है। भारतीय समाज में स्त्री के लिए विवाह में दहेज अनिवार्य है, अगर वो कम दहेज लेकर आती है तो ससुराल उनको स्वीकार नहीं करते, उनको आग लगा देते हैं या फिर उनको मार देते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है, हरासमेंट हो जाती है लड़कियों के प्रति। फिर हरियाणा में जेंडर इक्वलिटी देख लेते क्या है, कि पर हरियाणा प्रदेश में काफी ठीक है, कि 2011 के आंकड़े जो हरियाणा में थे, स्त्री पुरुष की संख्या क्या थी कि 870 तो महिलाएं थी और 1000 पुरुष थे। तो देखो यहाँ भी इनइक्वालिटी है कि महिलाएं कम है, पुरुष ज्यादा है, कि 1000 पुरुषों पर स्त्री की संख्या 877 है। अगर 1000 पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी होंगी, 877 होंगी, तो ये काफी कम है। तो पंचकुला में 870 महिलाएं हैं, 1000 पुरुष हैं। पानीपत में 861 महिलाएं हैं, 1000 पुरुष हैं। ऐसे ही सोनीपत में 853 महिलाएं हैं, 1000 पुरुष हैं। जींद का भी सीन है कि 870 महिलाएं हैं, 1000 पुरुष। हिसार में 871 महिलाएं, झज्जर में 861 महिलाएं हैं, गुड़गांव में 853 महिलाएं हैं। तो ये क्या है, लिंग अनुपात है हरियाणा का। हरियाणा में महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों की तुलना में कम है। इसके उत्तर में वहां के निवासी ने बताया कि यहाँ के लोग अपने बेटों के लिए बहुएं अन्य प्रदेशों से खरीद कर लाते हैं। इसके अतिरिक्त हरियाणा में लड़कियों की संख्या कम होने के मुख्य कारण और भी हैं। गर्भ में भ्रूण की जांच अल्ट्रासाउंड तकनीक से कराना, समाज में पुत्र को वंश लाने का साधन मानना, छोटे परिवार की धारणा के कारण पुत्र जन्म को प्राथमिकता देना, पुत्र के पालन पोषण पर, शिक्षा पर खर्च को सहन कर लेते हैं महिला, लड़कियों की शिक्षा पर वो खर्च नहीं करना चाहते।
दहेज अपराध कानूनों का सख्ती से लागू न होना, कि लड़कियां पैदा होंगी तो उनको दहेज देना पड़ेगा, अगर दहेज नहीं देंगे तो उनको जला दिया जाएगा। तो ये सभी कारण हैं कि जो जेंडर इनइक्वालिटी पाई जाती है। उनको साक्षरता दर भी कम है, पुरुषों की साक्षरता दर ज्यादा है। तो आज हम इतना ही करते हैं।